नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरिद्वार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन स्मार्ट रूम का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों शिक्षकों को सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या भारती के द्वारा देश में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से भी अधिक महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है। लैब्स ऑन व्हील्स अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 के 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी। बीजेपी के स्थापना दिवस के बाद से ही बीजेपी ने प्रदेश में अनेक अभियान चलाए हैं, जिसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव चलो अभियान के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक जाकर जनता से संवाद करेंगे और वहां सरकार के कामों की चर्चा करेंगे। साथ ही समस्याओं के बारे में सरकार तक बात पहुंचाकर काम करेंगे। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जो उसके लाभार्थी है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 13 तारीख तक हमने कार्यक्रम की रचना बनाई थी। उसके तहत 10, 11, 12 ये 3 दिन हम लोग प्रत्येक मंडल का पदाधिकारी से लेकर ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक किसी एक बूथ पर जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और 8 घंटे का समय गांव में रहेंगे। उसके अलग अलग अहम के कार्यक्रम रखे हुए हैं, जहाँ हम वहाँ पर अपनी बूथ कमेटी की टोली से बातचीत करेंगे। वही वहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो समस्याएं जो सरकार तक पहुँचानी है उसको हम पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य घर पर झंडा लगे, उसके कुछ वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के कालखंड कार्यकर्ता है, उनके घरों का व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। ऐसे की वोटर्स होते हैं बूथ पर, उनके साथ भी मिलना, जो सामाजिक वर्ग के भिन्न जो लीडरशिप है, ऐसे सब लोगों से मिलने का काम करेंगे। और आगामी दिनों के अंदर मोदी जी के संदेश को लेकर उनके बीच में जाने वाले हैं। और क्योंकि पंचायत का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, हम अपनी बीजेपी बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती को विचार गोष्ठी, संविधान प्रस्तावना, सामूहिक पाठ आदि जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मनाने जा रही है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 25 अप्रैल तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व के साथ उनके साथ वे समसामयिक राजनीतिक अन्याय, उनके विचारों की वर्तमान पुनर्स्थापना कालखंड पर तुलनात्मक चर्चा भी की जाएगी। जी के जयंती के अवसर पर 13 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। और इन कार्यक्रम के माध्यम से जनता पार्टी जन जागरूकता के माध्यम से और उनके कृतित्व और उनके द्वारा संविधान निर्माण में जो उनका योगदान रहा है उसको लेकर के लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही जनता पार्टी के द्वारा इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो पूरे प्रदेश भर में इन कार्यक्रम के संचालन को देखेगी। इसके साथ ही हमारे जिला स्तर पर जिला की कमेटी बनाई गई है, मंडल स्तर पर भी
कमेटी का गठन किया गया है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का 12 अप्रैल को देहरादून में IRDT हॉल में भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश की जो टोली बनाई गई है उन लोगों को इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई जाएगी और प्रदेश भर में हर बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से हम कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में सम्मिलित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के करीब 10 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया तो अपने साथ और भी कई लोगों को ले गए, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही उथल पुथल मच गई है। मुझे नहीं लगता बीजेपी के अंदर कांग्रेस के लोगों के लिए कोई वैकेंसी बची हुई है। बहुत से लोग लाइन में हैं जिनके नाम अभी लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन समय के अनुसार आप देखेंगे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस समाप्त है और विशेषकर प्रदेश में जो हालात हैं, आपसी झगड़े, अंतर्द्वंद, सिर्फ ट्रोवल, तो क्या है कांग्रेस में, ये आपके सामने है और सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के विधायक मथुरा दत्त जोशी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हो सकता है उनसे कुछ लोगों की मुलाकात रही हो। उससे पहले वहां जोत सिंह बिष्ट जी गए थे तो जोत सिंह बिष्ट जी ने कुछ लोगों को खींचा, रेल के पटरी डब्बे हैं, देखते हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई विधायक बीजेपी में जाएगा। मुझे तो उल्टा लग रहा है, बीजेपी में जिस तरीके बौखलाहट है, अब वो कांग्रेस के आए हुए भगौड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा है, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची हुई। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव ऋषिकेश में 18,000 वोटों को काटे जाने का दावा किया। यह दावा कांग्रेस ने RTI के तहत मिले जवाबों के आधार पर किया है। आपको बता दें कि रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर, जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल पहुंचे। अभिनव थापर, मोहित उनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव के दौरान 18,000 वोटों को गलत तरीके से काटा गया। RTI लगाकर मांगी गई जानकारी के तहत यह दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। AICC के निर्देशों पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड की 102 नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में। इस अभियान में जिन लोगों का वोट 2024 लोकसभा में था और 2025 में नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे ऐसी RTIs लगवाई। ये हमारी डोईवाला नगर पालिका की काफी RTIs हैं जो लग चुकी हैं, ऐसी RTIs लगवाई जा रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में हम जा रहे हैं। मैं टिहरी, उत्तरकाशी, डोईवाला, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, अभी रात ही में हल्द्वानी से आज हमने ऋषिकेश की बैठक रख ली। हम प्रदेश में जा जाके हर जगह अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, महानगर कमेटी के साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 10% वार्ड हर नगर पालिका, नगर निगम में चिन्हित किए जाएंगे, जहां हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनका वीडियो बनाया जाएगा, वो वीडियो भी हम आगे उसको सोशल मीडिया के माध्यम से चलाएंगे। और ये सब करने के बाद 14 अप्रैल को जो बाबा साहेब जी की जयंती है, उसके बाद हम इसको बृहद रूप से इस आंदोलन को चलाएंगे। सारे महानगर अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष, सारे नगर पालिका के कैंडिडेट 102 के 102 जो हमारे पूरे प्रदेश में है उसमें करेंगे। अभी ऋषिकेश में मुख्यतः निकल के आई है। एक वार्ड हमारे दीपक जाटव जी ने बताया, 17 गंगानगर वार्ड में 1700 वोट वहां पे काटे गए हैं। एक ऐसा वार्ड है, अभी जयेंद्र अमोला जी ने बताया, वहां पे 300 से ज्यादा वोट काटे गए हैं। एक जगह कहीं गंगानगर में 254 परिवारों के वोट काटे गए हैं। तो ये गलत हुआ है, इसमें हम समस्त उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम आपको बता दें मीडिया के माध्यम से ऋषिकेश में भी कि यहाँ पे हमने पत्र लिखा है राज्य चुनाव आयोग को और इस पे जांच बैठ चुकी है। अब इसको हम आगे इस मामले को बढ़ाएंगे ताकि ये लिपापोती ना कर पाए जांच में, और इसको हम
प्रदेश भर का एक आंदोलन बनाएंगे और जो अकाउंटेबल लोग हैं उन पे एक्शन होगा और कानूनी रूप जो भी उनके चाहे मुकदमा हमको करना पड़े, हम ये लड़ाई कोर्ट तक भी ले जाएंगे। एक बार पढ़ रहा था कि कल एक पेशी हुई जिसमें शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत है, जो कि इस समय महापौर हैं शंभू पासवान जी, और एक 5 या 6 सदस्यीय कमेटी जिसमें उपजिलाधिकारी ऋषिकेश भी हैं, वो बनाई गई, जिसमें शंभू पासवान जो महापौर हैं उनके प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी थी। लेकिन अखबार में एक बयान था शंभू पासवान जी का कि मैं टिहरी में रहा हूं और टिहरी विस्थापित हूं। शायद उनको जानकारी का अभाव है। टिहरी में रहना और विस्थापन होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैं हूं, मेरा खेत है, मेरा गांव है टिहरी के अंदर, मेरा खेत आया है तो मैं आंशिक रूप से विस्थापित हूं, पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हूं। लेकिन जिसका घर जैसे भलियाना वाले हो गए, डोबरा वाले हो गए, और टिहरी के जो शहरी क्षेत्र में जैसे थापर जी वगैरह हो गए, शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, उनको जो पूर्ण रूप से जिनका सब कुछ डूब गया, जिनका सब कुछ जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई, वो पूर्ण रूप से टिहरी विस्थापित मानेंगे। जैसे हमारे मयूर वाले लांबा जी हैं, जैसे हमारे प्रदीप जैन जी हैं, इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिहरी से विस्थापित होकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन टिहरी में रहकर नौकरी करना, टिहरी में रहकर काम करना और उसके बाद अपने घर वापस आ जाना, उसको विस्थापन नहीं कहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जानकारी का उनको अभाव है और विस्थापित किसको कहते हैं और टिहरी में रहकर आना किसको कहते हैं, ये इसको जानकारी लेनी चाहिए। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्था के साथ पीने के लिए ठंडा पानी, शौचालय, विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। चारधाम यात्रा को लेकर के यहाँ निरीक्षण करने आए थे, आपने क्या कुछ देखा और क्या कुछ निर्देश दिए हैं यात्रा को? जी हाँ, ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास है कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। सर, अभी तक कितने यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवा दिया है और कितने काउंटर बनने जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि धर्मशालाओं में भी यात्रियों के लिए पंजीकरण की सुविधा होगी। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो अगर जानकारी संक्षिप्त में। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अलग अलग धामों के अलग अलग आंकड़े हैं और ये डायनेमिक डेटा है, तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे, धाम वाइज आपको बता दिया जाएगा। और बड़ी संख्या में यात्री आए, सबका स्वागत है इस चारधाम यात्रा में। और जो भी यात्री ऋषिकेश में आ रहे हैं जिनको पंजीकरण अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उनके ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ ट्रांजिट जो ये हमारा स्थान है ट्रांजिट स्टेशन से करा जाएगा। इस साल सर चारधाम यात्रा में कितने यात्रियों की पहुँचने की संभावना है जो सरकार? जी, इस तरह बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डे वाइज देखना पड़ता है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी तभी ये चीज़ पता लग पाएगी। बदलते मौसम को देखते हुए देहरादून में डेंगू मलेरिया से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मार्च महीने में विभाग की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि 15 अप्रैल तक सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध करा लिए जाएंगे। प्लेटलेट्स, खून की पर्याप्त उपलब्धता के लिए ब्लड बैंकों से समन्वय किया जाएगा। साथ ही पैथोलॉजी लैब से भी बातचीत कर टेस्ट दरों पर नियंत्रण किया जाएगा। देखिए, इसको डेंगू को लेकर के मार्च माह में हमारे द्वारा जो है सभी अपनी जो विभागीय बैठक है उस संबंध में कर ली गई है और जिसमें कि ये निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो ज़रूरी उपकरण होते हैं, जो हमारी लॉजिस्टिक होता है, जो हमें चाहिए होता है डेंगू से लड़ने के लिए, वो पहले देख लें कि वो सभी हमारे पास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है। जिसमें कि हमारे पास मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है, और जो हम फ्लिंट जो मशीन होती है इससे स्प्रे करते हैं वो नहीं है, जो फॉगिंग मशीन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो उसमें जो केमिकल्स भी होते हैं वो सभी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। तो ये सब तैयारियां हमने ये पूरा महीना अभी 15 अप्रैल तक मैंने बोला है कि अपनी सब तैयारियां इसमें संबंध में पूरी कर लें और जल्दी ही मैं फर्स्ट वीक में ही वापस एक इंटर डिपार्टमेंटल बैठक भी
जो हमारा समन्वय बैठक, जिसे कोऑर्डिनेशन बैठक कहते हैं, वो करूँगा, जिससे कि अन्य विभागों के साथ में किससे समन्वय बना कर काम करना है। जो प्राइवेट चिकित्सक हैं हमारे, उनके साथ भी हम बैठक करेंगे कि जो ब्लड बैंक है वहाँ पे जो प्लेटलेट सेपरेटर जिनके यहाँ पर हैं, ताकि प्लेटलेट्स की उपलब्धता लगातार उसमें बनी रहे, तो उनके साथ भी समन्वय बैठक हम करेंगे। और उसके अलावा जो पैथोलॉजिकल लैब है जो जांच करती हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे कि किसी तरह का अलग अलग जो रिपोर्ट के लिए जो पैसा चार्ज करते हैं, कहीं पे भी गलत तरीके से कोई किसी को उस पैसा चार्ज ना किया जाए, और कोई पैनिक वाली स्थिति भी ना हो और गलत रिपोर्टिंग भी ना हो, और एक ही माध्यम से नोटिफिकेशन हो डेंगू का, सिर्फ हमारे माध्यम से, किसी को अन्य माध्यम से जानकारी ना, जिससे लोगों को पैनिक इस संबंध को लेकर के ना। प्रदेश में गर्मियां बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। देहरादून शहर में भी कुछ जगहें ऐसी है जहां पर पेयजल की किल्लत बनी हुई है। सरकार भी पानी बचाने की लगातार अपील कर रही है और पानी का किसी भी तरह से मिसयूज ना हो, उसको लेकर भी सभी को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद जिलेवार कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। सरकार ने सभी कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिए हैं। कंट्रोल रूम की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से पेयजल संबंधी शिकायतें त्वरित निस्तारण के लिए व्यापक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए। राज्य स्तरीय शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर भी पहले से ही चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कंट्रोल रूम में अधिशासी अभियंता के स्तर से प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर त्वरित निराकरण कराया जा रहा है। उत्तराखंड में गर्मी लगातार बढ़ रही है और अगर बात करें तो पेयजल की जो है किल्लत भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कुछ एरियाज़ देहरादून के ऐसे हैं जहां पर पेयजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। ऐसे में जो है सरकार लगातार तैयारियां कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी पानी का करते हैं, सरकार ने अपील भी की है कि पानी का मिसयूज़ ना करें, ज़्यादातर पानी को जो है सेव करें। और अगर कहीं पर कोई शिकायत आ रही है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर्स भी जारी किए गए हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत को वहां पर दर्ज करा सकते हैं। और अगर बात करें तो जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पानी को बचाने की अपील भी की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो जल संस्थान या फिर जो पेयजल विभाग है उनकी तरफ से टोल फ्री नंबर्स भी जारी किए गए हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकते हैं और उन टोल फ्री नंबर्स पर जो शिकायतें आएंगी उनकी जो है दैनिक तौर पर जो है समीक्षा होगी। ऐसा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है निर्देश दिए हैं और सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अगर बात करें कुछ इलाके देहरादून में ऐसे भी हैं जहां पर पानी की किल्लत बनी हुई है, तो वहां पर जो है सरकार की तरफ से टैंकर्स भेजे जाएंगे ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और जो पेयजल लाइनें खराब हैं उनको भी जो है ठीक किया जाएगा। ऐसा जो है जो सचिव हैं पेयजल शैलेश बगोली, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं। और अगर बात करें तो लगातार गर्मियां बढ़ रही हैं और गर्मियों के मौसम में अमूमन देखने में आता है कि पेयजल की जो है किल्लत शहर भर में हो जाती है। उसी से निपटने के लिए अब सरकार जो है पूरी तैयारियां कर रही है। और उपभोक्ता जो हैं अगर कोई शिकायत है तो वो टोल फ्री नंबर्स पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट पर टोल फ्री नंबर्स पेयजल विभाग हो या फिर जल संस्थान उनकी वहाँ पर दर्ज है और अपनी शिकायतों का वहाँ पर वो है हर दिन जो है उसका निवारण भी होगा और हर दिन उसकी समीक्षा भी की जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। मूसलाधार बारिश से थराली आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान देखने को मिला था। जहां रामलीला मैदान के समीप सिपाही गधेरे में मलबे से 2 वाहन दब गए थे। वहीं नासिर बाजार में गधेरे के उफान पर बहने से गधेरे का पानी नासिर बाजार में आवासीय मकानों दुकानों तक पहुंच गया था। सुबह तक भी लोग अपने मकानों से दुकानों से बारिश का मलबा हटाने में जुटे हुए थे। वहीं अवरुद्ध मार्गों को देर रात ही निर्माणदायी संस्थाओं ने यातायात के लिए खोल दिया था। शाम को जो अचानक थराली क्षेत्र में जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो नाले और जो बहुत बड़े भूभाग के कैचमेंट का जो पानी नीचे को उतरा तो उसने कहीं न कहीं कटाव भी किया है, साथ साथ मलबा भी लाए हैं बहुत सारे। जैसे हमारे रामलीला मैदान के बगल पर कई गाड़ियाँ मलबे से दब गई थी। और इस क्षेत्र में भी मैं अभी बैठा तक गया हूँ, पुंगेश्वर से आगे भी गया हूँ। इस लोटी में भी मैंने देखा है कि जो हमारे ऊपर क्षेत्र से जो हमारे खेत हैं, जो हमारे जंगल हैं, उन जंगलों से जो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो पानी आया है उसने कहीं न कहीं ओवरफ्लो करके, अब होता क्या है गांव में एक
सीमित नालियाँ बनी होती है और उन नालियों से जो जब कभी भी बारिश होती है तो वो पानी की निकासी के रास्ते होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि जितने भी लोल्टी गांव की 3 जो नालियाँ बनी हुई हैं उससे अत्यधिक पानी के आने से वो ओवरफ्लो हुई है और उसमें सिल्ट आई थी। लोगों के घरों में सिल्ट देख रहा हूँ, लोगों की छतों में सिल्ट आ गया। यहाँ पर मैंने कई घरों में बहुत ज़्यादा मलबा, जैसे मैं सामने देख रहा था कि उनके यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं थी, सिंगल मकान था लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुकान के सामान का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, कम से कम 1.5 फुट 2 फुट उसमें कचरा मलबा गया हुआ है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ भी घरों में देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैंने इन लोगों से ये भी कहा है, यहाँ पर तहसीलदार आए थे, मैंने उनको निर्देश दिया है कि जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्याएं हैं जो प्रभावित हुए हैं उन लोगों का आप एक एक घर जा कर के उन किस प्रकार से वो प्रभावित हुए हैं, खेती से प्रभावित हुए हैं, मकान से प्रभावित हुए हैं, मलबे से प्रभावित हुए हैं। जैसे मैंने नासिर बाज़ार में देखा वहाँ भी लोग काफ़ी प्रभावित हुए। तो मैंने कहा इसका मूल्यांकन करके सूचीबद्ध कर करके, और कई जगह मैंने अभी देखा था कि वहाँ पर फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। और चूँकि कल आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे फ़ोन आ गया था, कल मैं शुरू अपने क्षेत्र नंदानगर में था और रात को 10:30 बजे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।